हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम 8 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और टेस्ट नंबर 9 के भी 50 क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट। और ये हम दे आईएएस की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं यहाँ पर, और ये टेस्ट नंबर 9 का पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा है? तो पर्वतों का पालना कहा है कोबर ने। ये कहा कि जर्मन भूगोलवेत्ता कोबर के अनुसार भूसन्यता क्या है? पर्वतों का पालना रही है। और बलित पर्वतों का निर्माण किसमें हुआ है? बलित पर्वतों का निर्माण इन्हीं पर हुआ है। और कोबर ने क्या किया? जो हिमालय तुल्य जैसे बलित पर्वत के सिद्धांत जो है की विस्तृत व्याख्या की है। उनके अनुसार क्या है? हिमालय पर्वत का निर्माण टैथिस भूसन्निधि से हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? कोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथनों का कारण दिए हुए हैं। कथन है समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। बिल्कुल ठीक है। समताप मंडल बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, तो ये इसकी सही व्याख्या की है। और क्षोभ मंडल के ऊपर की बात करें तो क्षोभ मंडल सबसे नीचे होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर ही समताप मंडल होता है। और इसी मंडल में क्या होती है? ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। अगर मंडल की बात करें तो सबसे नीचे मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। लेकिन आजकल क्या है, इंग्लिश में नाम दे देते हैं तो उससे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है? ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और सबसे ऊपर है एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये सीरीज भी याद रखना, नीचे से लेकर ऊपर तक। और ट्रोपोस्फेयर में ही सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? अगर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अगर कारक की बात करें तो दो कारक होते हैं। एक होता है भौगोलिक कारण और एक होता है आर्थिक कारक। अगर भौतिक कारक की बात करें तो भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं? जल की उपलब्धता, क्योंकि ये भौतिक है, जल की उपलब्धता। और भू आकृति, जलवायु और क्या? मृदाएं। ठीक है, क्यों भौतिक है तो इसलिए भौतिक कारक है। अगर आर्थिक कारक की बात करें तो कौन होगा? खनिज, ये आर्थिक से रिलेटेड है। खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो इसमें देख लीजिए ये क्या? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, जलवायु, नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अब इसमें आगे एक कर बात करें तो अगर जलवायु की बात करें तो ये कौन सा कारक है? ये भौतिक कारक है। नगरीकरण की बात करें तो क्या है? ये आर्थिक कारण है। औद्योगिकरण भी आर्थिक है। ठीक है, ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं कि भौतिक कारक कौन से हैं और आर्थिक कारक कौन से हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक रैंप घाटी का उदाहरण है? तो रैंप घाटी का निर्माण कब होता है? रैंप घाटी का निर्माण जब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच, जैसे मान लिया ये चीज़ है तो इन दोनों के बीच की स्थिति क्या है? ये यथावत रहे। और परंतु क्या, संपीड़नात्मक बल के कारण क्या होता है? किनारे दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, ये इसका फोर्स रहेगा नीचे से तो ये ऊपर उठ गए और स्थिति ये सेम रहेगी, तो ये क्या बन जाएगी? ये रैंप बन जाएगी। तो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी क्या है? ये इसी का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता कहलाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोरोना। सूर्य का जो भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। कभी कभी क्या होता है? प्रकाश मंडल से परमाणु, इससे क्या होगा? परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है इससे कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को क्या होता है? पार करके ये वायुमंडल में चला जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सौर ज्वाला। और सौर कलंक की बात करें तो वो क्या है? सौर ज्वाला से निकलती वे काले काले धब्बे जो दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, याद रखना कि सूर्य का जो सूर्य ग्रहण के टाइम भाग दिखा रहा है वो कोरोना,
और जो हमें सूर्य का भाग दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल, और प्रकाश मंडल से जो परमाणु निकलते हैं वो वायुमंडल में आ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सौर ज्वाला। और सौर ज्वाला से जो क्या निकलेगी, सौर ज्वाला से जो काले काले धब्बे होते हैं उसे कहते हैं सौर कलंक। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ धब्बे पड़ जाते हैं, वो है सौर कलंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गिरोह में से किस एक पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है? तो ये किस पर होती है, शुक्र पर। शुक्र क्या पृथ्वी के निकटतम दूसरा गिरह है, और इस गिरह को क्या कहा जाता है, सांझ का तारा या भोर का तारा, या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इस गिरह के वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है 90 से 95% तक। इस कारण क्या है, इसमें प्रेशर कुकर की दशा बनती है। ठीक है, ध्यान रखना है शुक्र का। और शुक्र ये एक ऐसा गिरह है, शुक्र और बुध, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। प्रसिद्ध उपनाम है और देश का स्थान। यूरोप की तेल की राजधानी किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है एबरडीन को। और ब्लूग्रास स्टेट किसे कहा जाता है, केंटुकी को। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, बहरीन को। और नहरों का शहर किसे कहा जाता है, वेनिस को। तो 4 3 2 1, तो 20 ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर मून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के क्या है, ये सर्वाधिक निकट होता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस अवस्था में क्या होता है, पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है इस अवस्था को। और इस अवस्था में क्या है, चंद्रमा कितने परसेंट बड़ा दिखाई देता है, 14% बड़ा दिखाई देगा, और 30% अधिक चमकीला दिखाई देगा। अगर ब्लू मून की बात करें तो ये क्या है, एक कैलेंडर में 2 पूर्णिमा होती हैं। ठीक है, उसे ब्लू मून कहते हैं। और ब्लड मून की बात करें तो लगातार 4 चंद्र ग्रहण, तो उसे ब्लड मून भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रीनविच रेखा और विषुवत रेखा आपस में मिलती है? ग्रीनविच रेखा और विषुवत रेखा मिलती हैं गिनी की खाड़ी में। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के ग्लोब पर क्या है, शून्य अंश जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और शून्य अंश देशांतर को क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा या प्रधान मान रेखा। और दोनों रेखाएं कहाँ मिलती हैं, ये गिनी की खाड़ी में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गिरोह की गति का नियम किसने किया था, केपलर ने, बिल्कुल ठीक है। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने। कैप ऑफ गुड होप कोलंबस ने नहीं, ये की थी वास्को डी गामा ने। तो सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट पिपरी ने। वास्को डी गामा क्या है, ये 1498 में भारत आया था, तो कैप ऑफ गुड होप के तरफ से ही होकर आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू की रेत आदि जमाव के निर्माण को क्या कहते हैं, ये कहते हैं लोयस का मैदान। अगर हिमानी मैदान की बात करें तो ये क्या है, ये बर्फ के जमाव के कारण होता है। और चूना पत्थर वाला क्या है, कास्ट का मैदान होता है। चूना पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्र में जल के घुलने से क्या होगा, कास्ट का मैदान। और संप्राय का मैदान कब होगा, समुद्र तल के निकट नदियों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो संप्राय समुद्र के तल के निकट। कास्ट वाला क्या हो गया, चूना पत्थर वाला, हिमानी बर्फ का, और लोयस मिट्टी और बालू की रेत वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप महाद्वीप में स्थित किस देश को जलवायु एवं भूमि की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रांस को। तो इसमें क्या होता है, इसके उत्तरी और पश्चिमी, मतलब इधर की तरफ पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु मिलती है, जबकि पूर्वी भागों में क्या मिलता है, पूर्वी भाग में महाद्वीपीय जलवायु, और दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु। तो ये यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन पर आत्मनिर्भर है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लघु यूरोप, क्योंकि इसमें हर तरीके की जलवायु हो गई। उत्तरी और पश्चिम में यूरोपीय तुल्य हो गई, पूर्वी भाग में महाद्वीपीय और दक्षिण भाग में भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भूमध्य रेखा में अवस्थित नहीं है? तो भूमध्य रेखा जो गुजर कर जाती है वो कितने देशों से गुजर कर जाती है, 13 देशों से। जैसे अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील,
ECB। और अफ्रीका की बात करें साओ टोमो, ठीक है, और प्रिंस गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, और आगे एशिया की बात करें तो मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती, ठीक है, केन्या। तो कितने हो गए? 13 स्टेट हो गए, 13 देश हो गए। तो कांगो से हो गई, सोमालिया से हो गई, युगांडा, इथोपिया से नहीं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? तो कनारी जलधारा क्या है? ये भी ठंडी जलधारा, बेंगुला भी ठंडी है, फोकलैंड ठंडी है, फ्लोरिडा गर्म जलधारा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये क्या है? ये गल्फ स्ट्रीम का भाग है। और ये क्या है? उत्तरी अटलांटिक में फ्लो होती है। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है तो यहाँ से निकलती है इधर की तरफ, तो ये गर्म जलधारा है। क्योंकि जो विषुवत रेखा से दूर जाती हैं तो वो गर्म जलधाराएँ होती हैं, जो विषुवत रेखा की तरफ आएंगी वो ठंडी जलधारा होंगी। जैसे कनारी इधर से आती है अफ्रीका के साइड से कि पूर्व पश्चिम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवास का गुरुत्व मॉडल, ग्रेविटी मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो ये क्या था? रॉयली ने। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया दूरी का अधिक होना प्रवास को हतोत्साहित करता है। प्रवास के संदर्भ में क्या है, ये निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? रेवेस्टी ने, इन्होंने किया था। और ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया था? इन्होंने किया था कटिबंध स्तर, प्रवास के कटिबंध स्तर का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ब्रिक फिल्टर की बात करें तो ब्रिक फिल्टर कहाँ फ्लो करती है? ये ऑस्ट्रेलिया में करती है। बोरा इटली में करती है। मिस्ट्रल की बात करें तो मिस्ट्रल रूस में नहीं करती, ये करती है स्पेन एवं फ्रांस में। और ये राइन नदी से होकर गुजरती है। और ये क्या करती है? तापमान को हिमांक से नीचे गिरा देती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। लेवांटर कहाँ है? स्पेन में। नेक्स्ट देखते हैं। उपनाम और स्थान की बात की गई है। मोतियों की द्वीप की बात करें तो वो कहा जाता है बहरीन को। एंटीलीज मोती की बात करें तो वो क्या कहा जाता है? क्यूबा को। एम्पायर सिटी की बात करें तो एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। और नदियों का देश बांग्लादेश। तो ये ऑप्शन हो गया 3142। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ताप व्युत्क्रम में योगदान नहीं देता है? तो ताप व्युत्क्रम क्या होता है? गर्म हवाओं का ऊपर उड़ जाना। क्योंकि ऊपर जाते हुए क्या होता है कि नॉर्मली जो जनरली बात होती है कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर गिरता है। तो अगर गर्म हवाएं ऊपर जाएंगी तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो हिमाचल से क्या होगा? हिम से एल्बिडो होता है। तो जब इससे एल्बिडो होगा तो क्या होगा? मेगाजन से ऊष्मा ऊपर की ओर नहीं जाएगी, ठीक है, बाहर की नहीं निकलती। तो शांत वायु की स्थिति में क्या होगा? ऊष्मा का वैंदीकरण। तो इस कारण क्या होगा? ये ताप व्युत्क्रम की स्थिति नहीं बना पाएगा, क्योंकि जब ऊष्मा ही नहीं जा पाएगी तो वो टेम्परेचर गिर जाएगा। और अगर शांत वायु की बात करें तो शांत वायु की स्थिति में क्या होगा? शांत वायु की स्थिति में ऊष्मा का विकेंद्रीकरण नहीं होता, तो ये स्थिति भी नहीं बना पाएगी, ठीक है। और मेघाजित क्या हुआ करेंगे? ये भी बाहर नहीं जा पाते। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्योंकि ठंडी रातें क्या करती हैं? ठंडी रातें क्या ऊष्मा का मुक्त विसर्जन करती हैं, जिससे ताप विलोमता की स्थिति आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का एक चक्कर लगाती है? तो ये सूर्य का चक्कर लगाती है 30 किलोमीटर पर सेकंड के माध्य वेग से। जबकि अपनी दूरी पर कितना? अपनी दूरी पर पृथ्वी 1609 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 24 घंटे में चक्कर लगाती है। माध्य वेग की बात आएगी तो 30 और नहीं तो 1609 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथनों कारण दे रखे हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्य रूप से लवणता कम होती है, बिल्कुल ठीक है। अगर लवणता की बात करें तो सागरीय जल का जो भार होता है उसमें घुले हुए पदार्थ की मात्रा का अनुपात, जल का जो भार हो गया भार, तथा उसमें जो घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को क्या कहते हैं? सागरीय लवणता कहते हैं। महासागरों का औसत लवणता कितनी है? 35। ये परसेंटेज टाइप का चिन्ह था, लेकिन ये बड़ा है इस टाइप का। और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्या सामान्यतः लवणता कम होती है। और जबकि क्या भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता पाई जाती नहीं, भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती।
तो आर गलत हो जाएगा। यहाँ क्या है, भूमध्य रेखा पर उच्च वाष्पीकरण पाया जाता है। परंतु यहाँ होने वाली जो वर्षा होती है यहाँ की लवणता को कम करती है। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल के निचले भाग में। ओजोन गैस क्या है, वायुमंडल का महत्वपूर्ण घटक है। ये क्या परत की एक छन्नी की तरह कार्य करता है जो सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और गैस के समताप मंडल के ये निचले भाग में पाई जाती है और ये 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह सघनता से पाई जाती है। और अगर ओजोन परत की अगर मोटाई की बात करें तो इसको मापने के लिए डाफ्सन नामक यूनिट यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय परत जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे नीची परत है। वो क्षोभमंडल को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। ध्रुवों के निकट इसकी हाइट कितनी है, 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा के निकट कितनी है, 18 किलोमीटर। और इस मंडल में क्या होता है, धूल कण जलवाष्प मौजूद होते हैं। वायुमंडल में होने वाली समस्त जितनी मौसमी गतिविधियां हैं वो इसी क्षोभमंडल में पाई जाती हैं। और इसी इसमें क्या होता है, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। जैविक क्रिया के लिए यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्षोभमंडल में ही सारी परत जैविक क्रियाएँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न स्थानीय पवनों में से निम्नलिखित 3 भिन्न है। अगर पुनास की बात करें तो पुनास क्या है, ये ठंडी शुष्क पवन है। ये क्या साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत के पश्चिमी किनारे पर चलती है। ठीक है, अगर खमसिन की बात करें तो खमसिन क्या गर्म पवन है। ये कहाँ फ्लो करती है, ये फ्लो करती है मिस्र में। अगर सोलेनो की बात करें तो सोलेनो कहाँ है, ये भी गर्म पवन है, सहारा मरुस्थल में फ्लो होती है। अगर फोन की बात करें तो ये आल्प्स के उत्तरी ढलानों पर और स्विट्जरलैंड में भी करती है फोन, तो ये भी गर्म पवन है। तो इन्होंने क्या पूछा, 3 से भिन्न। तो 3 क्या है, ये गर्म पवन हो गई, वो पुनास क्या है, ठंडी पवन। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। स्थानीय पवन और क्षेत्र दे रखा है। काराबुरान, काराबुरान क्या है, मध्य एशिया में चलती है ये। टेम्परोल की बात करें तो टेम्परोल कहाँ है, मध्य अमेरिका में। और सिस्टन की बात करें तो सिस्टन पूर्वी ईरान में। अगर सिमूम की बात करें तो सिमूम है अरब रेगिस्तान में। तो ये क्या हो गया, 3 1 2 4, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापीय व्युत्क्रम की स्थिति में तो जनरली क्या होता है कि हाइट बढ़ने पे क्या होता है, टेम्परेचर का डिक्रीज होता है। तो व्युत्क्रम में इसका उल्टा हो जाएगा कि ऊंचाई बढ़ने पर ताप बढ़ता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तापीय व्युत्क्रम की समय क्या होता है, स्वच्छ आकाश होगा, शुष्क हवा होगी और मतलब मंद तरीके से हवा चलेगी, मंद समीर बोल लीजिए, समीर की स्थिति अधिक प्रभावी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी वल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है? तो ये वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है, वल्दाई की पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। अगर ये बात करें तो ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगर रियो ग्रांडे की बात करें तो ये यूएसए और मैक्सिको जो सिटी है उसके मध्य सीमा बनाती है। और नाइजर नदी क्या है, ये गिनी की खाड़ी में गिरती है। इसे तेल नदी भी कहते हैं, नाइजर नदी, तेल नदी। और कांगो जायरे, कांगो जायरे नदी क्या है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और इस पर 2 जलप्रपात हैं, कौन कौन से, स्टैनले एंड लिविंगस्टोन। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? नहीं सम्मिलित पूछा है। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ये क्या सारे ही ग्रेट ब्रिटेन के पार्ट हैं ये। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, 1 2 3 4। ठीक है, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित रहते हैं? तो ये किस में रहते हैं, आयन मंडल में, जो सबसे ऊपर होती है। तो आयन मंडल क्या ऊपरी वायुमंडल का हिस्सा है। यह 80 किलोमीटर से लेकर अगर 600 किलोमीटर के बीच जो भी अल्ट्रावायलेट यूवी होती हैं या एक्सरे होती हैं
सौर विकिरण परमाणु और अणुओं को क्या करती है, आयनित करती है। और इस प्रकार क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की परत बना देते हैं। और आयन मंडल महत्वपूर्ण है इसी चीज़ के लिए कि संचार और नेविगेशन के लिए उपयोग की जानी जितनी भी रेडियो तरंग है वो क्या परावर्तित और संशोधित होती हैं, इसे यही करता है। ठीक है, तो संचार उपग्रह के लिए क्या है, आयन मंडल ही अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग होता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन हेतु, भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान हेतु। तो ये दोनों के लिए होता है, तो सी ए और बी दोनों सही हैं। जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत का उपयोग क्या होता है, किसी क्षेत्र की, इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई समाज ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित अवस्था से नगरीय अवस्था में, ये क्या है, नगरीय अवस्था में शिक्षित या साक्षर बनता है, तो समाज की जनसंख्या क्या होती है, उच्च जन्म दर होगी और उच्च ही मृत्यु दर से कहाँ हो जाएगी, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है ये जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत। ठीक, ये ध्यान रखना, बस एक सिंपल सा इलिटरेट से लिटरेट की तरफ जा रहे हैं। जब पढ़ा लिखा हो जाएगा तो क्या होगा, निम्न ही जन्म दर होगी, निम्न ही मृत्यु दर होगी, क्योंकि जन्म दर निम्न क्या होगी, कम बच्चे और सबसे अच्छे, उनका शिक्षा लेवल भी अच्छा होगा। फिर क्या होगा, इसी कारण निम्न मृत्यु दर होगी। जब पढ़े लिखे होंगे तो उसका इलाज भी सही से हो सकेगा, निम्न ही मृत्यु दर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो अगर प्रवास की बात करें, लोग क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो प्रवास जो है स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है और मौसमी भी हो सकता है। लोग क्या है, मतलब आर्थिक, मतलब बेहतर जीवन या सामाजिक जीवन को जीने के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास के दो कारक होते हैं, तो प्रतिकर्ष कारक होता है और अपकर्ष कारक होता है। और इन्होंने क्या पूछा, प्रतिकर्ष कारक कौन सा नहीं है। तो प्रतिकर्ष कारक की बात करें तो कौन सा होगा, बेरोजगारी, जो ये बढ़ावा देगी कि अगर बेरोजगार है तो वहाँ जाएगा। क्या, प्राकृतिक आपदाएं, प्रतिकूल जलवायु, यहाँ जीने के लिए जलवायु ठीक नहीं है तो वो प्रवास कर जाएगा। जैसे सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, महामारी आ गई हैं, राजनीतिक अशांति हो गई है, रहन सहन की निम्न दशाएं हो गई हैं, तो क्या होगा, प्रतिकर्ष हो रहा, मतलब पुश कर रहा है वो उसे जाने के लिए। ठीक है, इसे पुश फैक्टर भी बोलते हैं, मतलब पुश किया जा रहा है कि इनके कारण, मतलब बेरोजगारी है तो पुश हो रहा है कि वहाँ दूसरी जगह जाके रोजगार प्राप्त कर सके। ठीक है, अगर उसकी बात करें कि पुल फैक्टर की, जिसे अपकर्ष कारक कहते हैं, काम का कोई बेहतर अवसर मिल गया, ये पुल नहीं हुआ, मतलब पुश नहीं हुआ, ये पुल हुआ, मतलब खींच रहा है कि काम का, मतलब यहाँ मान लिया 50 रुपये मजदूरी मिल रही है, यहाँ 100 रुपये मिलने लगी, तो यहाँ गरीबी की बात नहीं हो रही, बेरोजगारी की, लेकिन क्या हुआ, यहाँ काम का बेहतर अवसर भी मिल गया, 100 रुपये मिले। ठीक है, रहन सहन की अच्छी दशाएँ मिल गई, जैसे गाँव से शहर की तरफ अगर पैसा ज़्यादा है तो रहन सहन की अच्छी दशाएँ मिल गई, शांति, अनुकूल जलवायु हो गई, चिकित्साएँ से शैक्षणिक सुविधाएं हो गई। तो प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ये क्या है, चिकित्सा एंड शैक्षिक, ये क्या हो गया, पुल फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है। जनसंख्या प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं, एक तो जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदा आदि। ठीक है, अगर खनिज की बात करें, और खनिज और नगरीकरण क्या, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक हैं, तो सही आंसर क्या होगा, नगरीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, तो ये करती है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में। विश्व में क्या है, जनसंख्या का वितरण असमान है। किसी विशिष्ट समय की बात करें तो किसी प्रदेश की जनसंख्या का वितरण, उसका घनत्व प्राकृतिक दशाओं के अतिरिक्त वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक जनांगीय कारणों का परिणाम होती है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की 85% से अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक शीत या शुष्क पवन है।
तो फ़ोन क्या है, गर्म पवन है, अभी पड़ी थी स्विट्ज़रलैंड की। चिनूक, ये भी गर्म पवन है। सिराको और मिस्ट्रल, मिस्ट्रल कहाँ की है ये है तुम्हारी फ्रांस में बहने वाली, ये अभी पढ़ाई भी थी। तो ये क्या, शीत पवन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक सही सुमेलित है। एंडीज, तो एंडीज की अकांगुआ बिल्कुल ठीक है, सर्वोच्च चोटी है। रॉकी की माउंट एल्बर्ट, ये भी ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसकी क्या है, माउंट कैसिस्को, ये भी ध्यान रखना है। तीनों ही ठीक है, तो A B C A 1 2 3, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राइन नदी के संबंध में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं की बात कर रहा, तो ये यूरोप में सबसे व्यस्तम आंतरिक जल मार्ग है, बिल्कुल ठीक है। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, नहीं यूरोप की सबसे लंबी नदी, अभी क्वेश्चन भी आया था, वो क्या है, वोल्गा नदी। वोल्गा कहाँ से निकल रही थी, ये वल्दाई पहाड़ियों से निकलने वाली थी। और तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं, ये भी सही है। यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह क्या है, रोटरडम, इसी नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सापेक्षिक आर्द्रता की सही परिभाषा है। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प का भार, नहीं ये नहीं। वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प का भार, ये भी नहीं है। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प, किसी भी तापमान में जब वायु की में उपस्थित जलवाष्प, बिल्कुल ठीक है। तथा उसी तापमान पर, उसी तापमान की बात हो रही है, उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसे ही सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। और इसे क्या है, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। और 45% सापेक्षिक आर्द्रता वाला मौसम मनुष्य के लिए क्या है, सर्वाधिक आरामदायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति और उनकी गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति और उसकी गति को प्रभावित करने वाले कारक, पृथ्वी का परिभ्रमण, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ये भी ठीक है। बाष्पीकरण और वर्षा, ये भी ठीक, तो तीनों सीख हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी बात करें, इसके अलावा भी कौन कौन से हैं, एक वायु दाब, इससे भी इफेक्ट पड़ता है, पवन से, और घनत्व प्रवणता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे कथन और कारण दिए हुए हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, बिल्कुल ठीक है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वार्षिक तापांतर कम होगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत कम ही डिक्रीज होता है, तो सेम टेम्परेचर रहने की वजह से वार्षिक तापांतर कम होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान एक समान रहता है, बिल्कुल एक समान रहता है, इसलिए वार्षिक तापांतर कम होता है। तो मतलब आर सही कारण है इसका, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्रमुख खनन केंद्र और अवस्थिति, अगर बुरहान पहाड़ी की बात करें तो ये कुवैत में है, ठीक है। ये मार्केबो झील प्रदेश कहाँ पर है, वेनेजुएला। वेस्टफेलिया कहाँ है, जर्मनी। और डोनेट्स बेसिन है ये यूक्रेन में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है, तो यह व्लादिवोस्टॉक को सेंट पीटर्सबर्ग से है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसकी लंबाई क्या है, 9289 किलोमीटर। ठीक है, व्लादिवोस्टॉक को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ दिया इसने। इस पे पढ़ने वाले स्टेशन कौन से हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसलिए ध्यान रख लो कौन कौन से स्टेशन है। मॉस्को, ठीक है, चेली याबिन्क, ओमस्क और इर्कटस्क। ठीक है, आदि ये प्रमुख है, मॉस्को, चेलियानबिंग, ओमस्क और इर्कटस्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति एवं उनकी गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। 91 देखते हैं, निम्नलिखित परिस्थिति तंत्र वर्गीकरण का विचार कीजिए। इन परिस्थिति तंत्रों वर्गीकरण का एल्बिडो का मूल्य घटता है क्रम। किसी सतह की परावर्तन क्षमता को क्या कहते हैं, एल्बिडो। और पारितंत्र के अनुसार क्या, एल्बिडो का घटता क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, टुंड्रा में। टुंड्रा के बाद क्या है, टैगा। टैगा के बाद आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, और दूसरे नंबर पर आता है मतलब लास्ट में सदापर्णी।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 4132। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा एक जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है? एक एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, कृषि उत्पादित अपशिष्ट और आर्सेनिक। जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक आसानी से क्या है, सरल उत्पादों को परिवर्तित नहीं होने देते, जैसे DDT, और उसी के अंदर एल्युमिनियम आता है और आर्सेनिक भी आता है और कृषि कीटनाशी भी आते हैं। तो ये कृषि उत्पादित अपशिष्ट नहीं आता, तो ये तो और फायदेमंद है। 1 और 3, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस एक की कृषि को मुख्यतः यूरोपीय कृषि कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चुकंदर को। चुकंदर कृषि को यूरोपीय कृषि कहा जाता है। ये मुख्यतः क्या है, समशीतोष्ण कटिबंधीय की फसल है। इससे चीनी भी बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नहर पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती? तो ये जोड़ती है कील नहर। अगर सू नहर की बात करें तो सू नहर क्या है, वोल्गा मॉस्को, दोनों वोल्गा मॉस्को नहर द्वारा मॉस्को क्षेत्र को जोड़ती है। ठीक है, और अगर वोल्गा नहर की बात करें, नहीं, वोल्गा नहर ही तो करती है वोल्गा मॉस्को को। सू नहर करती है उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील को। उत्तरी जो नॉर्थ अमेरिका में सुपीरियर झील है उसको ह्यूरियन झील से, ठीक है, वो सू नहर करती है। और वेलेंड नहर की बात करें तो वेलेंड नहर क्या, इरियन और ओंटारियो झील को करती है। ठीक है, इरी एंड ये भी उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में प्रमुख जनजातियां उनके निवास के स्थान पर युग्म से कौन सा सही सुमेलित है? जनजातियां और निवास स्थान, अगर बद्दू की बात करें तो बद्दू कहाँ है, नफुद मरुस्थल, हाँ मरुस्थल में ही बद्दू। बुशमैन क्या, कालाहारी, समाई मलाया प्रायद्वीप, और बोरा उत्तरी अरब नहीं, बोरा उत्तरी अरब में नहीं है, ये अमेजन बेसिन, ब्राज़ील और ये साउथ अमेरिका में इस साइड में बोरा है। तो चौथा ऑप्शन सही नहीं है, चौथा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एरिडोसोल मृदा के संबंध में सत्य है? तो ये रेगिस्तानी प्रदेशों की लवड़ी और क्षारीय मिट्टी है, बिल्कुल ठीक है एरिडोसोल। और सत्य के निकट इस मिट्टी में सोडियम की परत मिलती है, ये भी सही है। और इस मिट्टी में ह्यूमस और जल का अभाव रहता है, ये भी ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, बिल्कुल सही है जी। ओशिनिया में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी, मतलब 1 और 2। अगर ओशिनिया की बात करें तो ओशिनिया के अंतर्गत कौन कौन से वो आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, ये सब इसमें आते हैं ओशिनिया में। और यहीं क्या है, सबसे कम जनसंख्या रहती है, घनत्व भी सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक माने जाते हैं? तो अनुकूलतम जनसंख्या के जनक मानते हैं एडविन केनिन। ये क्या है, अर्थशास्त्र, ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। इनके अनुसार क्या, किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या उस आकार से होता है जो इसमें उपलब्ध साधन, जो उपलब्ध संसाधन, पूंजी, वर्तमान प्रौद्योगिकी स्थिति में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय को प्रदान करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की महासागरीय तल पर 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट का विलंब का कारण है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और चंद्रमा अपनी दूरी पर क्या करता है, चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिणाम से क्या होता है, ज्वार केंद्र से चंद्रमा के आगे निकल जाता है। तो क्या होगा, ज्वार केंद्र को चंद्रमा के बराबर पहुंचने के लिए 52 मिनट का समय लगा देता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा पृथ्वी का घूर्णन, परिक्रमण की यहाँ बात नहीं हो रही है, और चंद्रमा का घूर्णन की नहीं, चंद्रमा के परिक्रमण की बात हो रही है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल की सीमा स्पर्श करती है, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखो, सेल्ज फुल। तो सेल से क्या, सीरिया, इजिप्ट मतलब मिस्र, एल से लेबनान, और जी से जॉर्डन।
देख लीजिए कौन सा मिल रहा है। बी मिल रहा है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। मिस्र क्या एशिया, इजराइल क्या है, पश्चिम एशिया का देश है। इसकी स्थापना हुई थी 28 मई 1948 को फिलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप। सीरिया के साथ क्या है, सीरिया के साथ गोलन हाइट, लेबनान का दक्षिण भाग और मिस्र के साथ वेस्ट बैंक क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।